हेलो बच्चों, नमस्ते। फिजिक्स विजन 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लेसन नंबर 7 में अगला टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CONDUCTOR कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पर जो F है ये फोर्स है और वहां जो है वो फील्ड है। इस बात का ध्यान रहे आपको। आप पूरी हेडिंग ही लिखोगे। ठीक है, अब इसके अंदर लिखिए व्हेन एनी चार्ज। अब चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। व्हेन एनी चार्ज मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड then a force acts on it in any conductor electric current is due to drift velocity of free electron in it। कि कोई भी जो मोशन होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि वो इधर उधर वर्चुअल मोशन करते हैं। ठीक है, फिर लिखिए सपोज a conductor of length capital L and cross sectional area capital E is situated in a uniform magnetic field at an angle theta and current I flows through it। तब आप ये डायग्राम बनाओगे, देखिए इस टाइप से कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब बी। यहां पर एक कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, इसके सेंटर से ये क्या निकल रहा है, F फोर्स, और जो ये एंगल है वो एंगल है इसका थीटा। बना लीजिए। और जो इसकी लेंथ है वो कितनी दे रखी है अपने को, कैपिटल L। बना लीजिए। यहां लिखोगे सो फोर्स ऑन कंडक्टर F इज इक्वल टू क्या होता है, Q VD क्रॉस B वेक्टर, यही होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, Q VDB साइन थीटा। ओके, ये कितना हो गया, साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट करते जाओ धीरे धीरे इसको। और लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके, सपोज देयर आर n फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन in unit volume of conductor so total number of electron will be n is equal to क्या होगा, n into v, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल n की जगह हम क्या लिखे, सॉरी हाँ, स्मॉल n की जगह स्मॉल n और वॉल्यूम की जगह A इंटू L। ठीक है, सो पहले उतार लीजिए या फिर आप यहाँ पे रख लीजिए। सो चार्ज कितना हुआ, Q इज इक्वल टू NE, N कितना है NaLE। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड।
by putting इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए एफ इज इक्वल टू क्या हो रहा है, क्यू की जगह एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड, लिखिए दिस इज द टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर ठीक है। उसके बाद देखिए यहां लिखेंगे एज वी नो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसलिए I इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू एल वी डी। नोट कर लो इसको। देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 में पुट करो तो देखो क्या आएगा, I इज इक्वल टू क्यू की इस जगह पुट करना है एन ए एल ई वी डी अपॉन एल। उससे क्या हुआ आप देख सकते हो, L से L कट रहा है, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। इक्वेशन नंबर ये हो गया 5th। अब देखो एन ए ई वी डी की जगह हम क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एन ए ई वी डी के स्थान पर हम क्या रखते हैं I। तो क्या बचा एल बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, I L क्रॉस B। यही बचेगा I L क्रॉस B। ये इसका अगला फॉर्मूला है। और यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो जब क्रॉस लगा ही रहे हो। तो ये लो कंप्लीट हो गया ये डेरिवेशन भी आपका। लिखो स्पेशल केस, स्पेशल केस लिखो। अब ये आप खुद करोगे। पहला केस लिखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट आप करोगे क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्वेश्चन केस नंबर 2, if theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 90 degree, then force will be maximum. Force is equal to ILB. ILB. अब फ्लेमिंग्स में अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब आप अगली हेडिंग डालिए। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करवाया है और राइट हैंड रूल करवाया हुआ है। हमने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करवा चुके हैं। तो लिखिए राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल लिखिए, इफ राइट पाम इज ओपन, पाम जानते हो ना, हथेली को बोलते हैं। इफ राइट पाम इज ओपन
and fingers are perpendicular to thumb, and fingers are perpendicular to thumb in this way that if stretched fingers if stretched finger represent direction of magnetic field and thumb represent direction of current, then palm represent the magnetic force. अब ये कह रहा है कि राइट हैंड को आप इस तरीके से ओपन करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर रहें और ये जो है आपकी फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएं। ये किसको बताए? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये बताए करंट को। थंब क्या बताए? करंट को। तो जो ये अपनी हथेली होगी ना पाम, ये परपेंडिकुलरली फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, जैसे पढ़ता है ना चांटा, ऐसे ही पढ़ता है डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बताए, ये करंट बताए, तो ये क्या बताएगा? आपके फोर्स को बताएगा। ध्यान रखना इसको। अगली लाइन डाल दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखिए सबसे पहले इसके अंदर, लेट टू कंडक्टर्स, लिखिए लेट टू कंडक्टिंग वायर्स PQ and RS are situated parallel and their radius is small r when current flows in these wires, then they apply some force on each other। अब देखो इसके अंदर क्या मैजिक है। एक सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज ये देखो, इस टाइप से हम दो शेप्स की बात करेंगे इसके अंदर। मैं तो मानती हूं ये पहले इस टाइप से था। ध्यान रखना, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है, इसमें जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। जब सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है करंट, तब ये एक दूसरे की तरफ स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, U एक दूसरे की तरफ घूम जाते हैं, और फोर्स भी ऐसे लगाते हैं बस एक दूसरे की साइड। ठीक है, वही यदि मैं इनको डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कराऊं इस करंट को, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये क्या हो जाते हैं? इसके बाद देखो यहां से फूल जाते हैं, और करंट भी देखो ऐसे अपोजिट, ये इधर और ये इधर, P Q R S, और जो करंट भी है ना बस यही लगा दो इसको, पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ इसको। सबसे पहले कि जब सेम डायरेक्शन होती है तब तो क्या होते हैं, ये एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दोनों डायग्राम बनाओ, क्योंकि इसके बाद दो डायग्राम और बनेंगे अभी आपके।
ठीक है। तो अगले दो डायग्राम देखो, इसी के ही रूप हैं, बट वो डेरिवेशन करने के लिए अच्छे हैं। देखो ये इस टाइप से पी क्यू आर एस, जब इनकी करंट की डायरेक्शन सेम होती है तब जो फोर्स लगता है F1 F2 ऐसे लगता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है F1 का तो इधर लगता है B1। ध्यान रहे पहले वायर की वजह से दूसरे पे फील्ड लगता है, इसलिए B1 यहां आएगा, ठीक है, और इसकी वजह से इधर लगेगा, ये हो गया B2। ध्यान रह जाएगी आपको चीज कि किस टाइप से अलग अलग किया है ये मैंने, ठीक है। वही यदि मैं बात इनकी अलग अलग डायरेक्शन की करूं, पी क्यू, और ये जो डिस्टेंस है ना इसकी आर दी हुई है, आर एस, एक करंट ऐसे फ्लो हो रही है और एक करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है। फोर्स देखो, इसका F1 इधर, इसका F2 इधर। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी तो देखो F1 किधर लगेगा, इधर, और ये लगेगा इधर। नोट कर लो इनको, थोड़ी सी मिस्टेक करी है अपन ने। वरना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही नहीं हो पा रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट एट कंडक्टर आर एस ड्यू टू करंट I1, ड्यू टू करंट I1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह के लिखोगे दिस मैग्नेटिक फील्ड is applied on RS। so RS में तो कितना है, फोर्स F2 है, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट कौन सी फ्लो हो रही है F2 में, I2, लेंथ L, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है B1, यही है। तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 L, B1 की वैल्यू ये रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन आर। यहां से F2 अपॉन L निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर। फिर लिखेंगे यहां पर देखो सेम एज B2, B2 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन आर, विच इज अप्लाइड ऑन PQ। किस पर अप्लाइड हो रहा है, PQ पर। सो फोर्स on PQ will be F1 is equal to I1। F1 फोर्स में I1 करंट है, L B2, I1 L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R। F1 अपॉन L कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये है इक्वेशन नंबर 4। देख रहे हो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ बिल्कुल सेम लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई भी अंतर नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पूरा।
here we can see that force per unit length is equal to in all situation according to which we can say that when current flows in same direction, then both conductor attracts to each other, and when current flows in opposite direction, then they oppose each other. नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर। अभी तो इस चैप्टर में और अजीबोगरीब चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर। ध्यान रखना F1 अपॉन एल या F2 अपॉन एल क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए पहले। इफ I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, if I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere and radius R is equal to 1 meter, मतलब I1 I2 को 1 कर दें और R को भी 1 कर दें, देन बताओ क्या होगा। F1 अपॉन एल बराबर F2 अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, मतलब कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, ये कितनी होती है 10 की पावर -7 और ये कितना होता है 2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, इसके बराबर हो जाएगा। लिखिए देन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, और इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नमस्ते बच्चों, फिजिक्स विजन 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं इसी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। बनाना तो अलग चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो को इसी में कनेक्ट करके हम कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट। मैं लिख देती हूँ इस टॉपिक का नाम, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट carrying rectangular loop
इन यूनिफॉर्म magnetic field, force and torque on a current carrying rectangular loop in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर हमें फोर्स और टॉर्क निकालना है। जो फोर्स और टॉर्क निकालने वाली चीज है वो हमने पहले फर्स्ट लेसन में भी की हुई है, जिसके अंदर फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो हमें निकालना होता है वो टॉर्क निकालना होता है। अब यहाँ इसने रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करी है, तो हम सबसे पहले डायग्राम में क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर है और इसका कॉइल का मतलब है इसमें एन शेप्स दे दिए हैं, ये एन पार्ट्स इसके बना दिए हैं। करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है। ये है करंट आई, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एन और एस के बीच में रखी हुई है। अभी डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आपको देखना है। एन और एस के बीच में रखी हुई है, जो इनके मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी वेक्टर, इसका भी जो है बी वेक्टर इधर है, ठीक है, इसके लिए भी बी वेक्टर इधर है। बी वेक्टर सबके लिए सेम है मतलब। लेकिन वहीं यदि हम फोर्स की बात करें, किसकी बात करें, फोर्स की, इसके लिए फोर्स होगा ऊपर F4, इस वाले के लिए होगा फोर्स नीचे F2 वेक्टर, इसके लिए फोर्स होगा F1 वेक्टर, और इसके लिए फोर्स होगा F3 वेक्टर। इसके लिए फोर्स ठीक वैसा ही है जैसे विपरीत दिशा के अंदर वो किया करते थे ना हम, इससे पहले जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स इधर लगता था, फील्ड अंदर की ओर लगता था, ये उस टाइप से है ये डायग्राम, ठीक है। तो ये इनका नाम भी हम दे देते हैं P Q R S। तो सबसे पहले आप थ्योरी लिखिए। सपोज देयर आर वन रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, सपोज देयर आर वन रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS which is of length small l, which is of length small l and depth या width small b। In this coil I ampere current flows, I ampere current flows in anti-clockwise direction and this coil is situated in a uniform magnetic field B vector, uniform magnetic field B vector, and the angle of this coil is theta. There are four arms of coil. There are four arms of coil PQ, QR, RS and SP on which F1 vector, comma F2 vector, comma F3 vector and F4 vector force are acting। तब हम देखो दो सरफेस के ऊपर फोर्स निकालेंगे, सबसे पहले F4 और Ft पर निकालेंगे, ठीक है। देखो ये जो है ये स्मॉल l लेंथ के हैं, ये है B है, ये L है और ये B है, ध्यान रखना। सो F4 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F2 क्या होगा, और जो एंगल थीटा की बात कर रहा था ना वो ये वाला एंगल है थीटा, I B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बताओ बेटा कि ये जो फोर्सेस हैं बिना किसी एंगल के बने हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ये आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। तो लिखो इन दोनों लाइनों को उतारने के बाद
force F2 vector and F4 vector are of same magnitude but opposite direction, so they will be cancel out to each other. ठीक है, फिर लिखेंगे फोर्स ऑन पी क्यू आर्म F1 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, आई एल वेक्टर बी वेक्टर. इक्वेशन नंबर थर्ड, फोर्स ऑन एस आर आर्म F3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल क्रॉस बी वेक्टर. बिल्कुल सेम होगा इसके अंदर भी, तो लिखो अकॉर्डिंग टू Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule, force F1 vector and force F3 vector are of same magnitude but opposite in the direction, so they will be cancel out to each other. देखो as we know F vector is equal to F1 vector, F2 vector, F3 vector, F4 vector is equal to 0. So there would be no translatory motion. In the rectangular coil. इसी के अंदर एडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क. देखो अब टॉर्क के लिए करना क्या है कि जो हमारा डायग्राम है थोड़ा सा चेंज होगा, इसको भी हटाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड तो इधर था ही, इस टाइप से लाइन है ना एक, इस टाइप से है ना ये, और उसमें क्या लग रहा है, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, ये इसका सेंटर है, और एक साइड इसमें F1 लग रहा है और एक साइड इसमें F3 लग रहा है. इधर तो लग रहा है F1 वेक्टर, इधर लग रहा है F3 वेक्टर. इसको बना लो, एक बार बना लो पहले. ये B है ना कि L है, गलती से लिख दिया है मैंने, B है ये. बनाइए डायग्राम.
the line of action of the force is F2 vector and F4 vector is the same, while the line of action of the forces F1 vector and F3 vector are different. Because of this, both the forces develop torque which can be determined by the following. ठीक है, ये थीटा है और यहाँ से लेंथ एल का अलाइनमेंट हो रहा है और ये जो एंगल बन रहा है अल्फा बन रहा है। तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा ILB और जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा एंगल में वो होगा B sin थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू ILB sin theta. Here area is equal to length into breadth. Torque is equal to क्या होगा IAB sin theta। गलत तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सही है। इसे कीजिए पहले IAB sin theta। एक सेकंड गलत कर दिया, ये कॉस होता है, साइन नहीं होता है, बी कॉस थीटा। ये देखो 4 कैपिटल N कॉइल, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉस थीटा। फिर लिखोगे हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। सो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos 90 माइनस अल्फा, NIAB साइन अल्फा, और कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है NIA। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया MB साइन अल्फा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू हो गया M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये उतारो। फिर इसके केसेस तो आप लिख सकते हो 0 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो वो केसेस तो हर बार जब ये साइन कॉस आ जाए ना तब करना है। एग्जाम्पल नंबर आपको 7.15 नहीं करना है, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 7.15 नहीं करना है। हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.16। अब in a conductor wire of 10 meter length, a current of 10 ampere, if this wire is kept in a uniform magnetic field B 5 into 10 की power minus 4 Tesla, which makes an angle 30 degree, force per unit length F upon L चाहिए। F इज इक्वल टू क्या होता था ILB साइन थीटा।
तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, आई बी साइन थीटा। आई कितना है 10, बी कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ और साइन 30। यह लेंथ की वैल्यू नहीं लिखनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको F/L ही निकालना है टोटल, और जो न्यूटन पर मीटर में इसका आंसर आएगा। अगला जो टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर, GALVANOMETER। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 2-3 इसके अंदर पार्ट है और एंडलेस है, ये बिल्कुल बहुत देर बाद खत्म होगा। मतलब ये लिखिए गैल्वेनोमीटर, इसे हम फटाफट लिखेंगे, स्पीड को फास्ट रखना। लिखो विद दिस apparatus detection and measurement of currents value and direction can be done. Current of microampere range can be measured by this galvanometer. There are 2 types of galvanometer. पहला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। Here we will study only about moving coil galvanometer. ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही पढ़ेंगे हम सिर्फ। फिर लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर also have two types. Suspended coil गैल्वेनोमीटर, दूसरा है पिवोटेड कॉइल और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है और दूसरा है पिवोटेड कॉइल और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, 2 नाम है इसके। पहली हेडिंग डाल दीजिए इसमें सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ, मेरे साथ साथ ही डायग्राम बना लो आप। मेरे साथ ही डायग्राम बना लीजिए आप।
ठीक है, ये है कोर, ये है जो है आपकी कॉपर कॉइल है, ये मिरर है आपका, ये है फोस्फर ब्रॉन्ज फिलामेंट, ये है फ्रेम, और ये टोरॉइजन बैंड हेड। नोट कर लीजिए, फटाफट से डायग्राम बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। चाहो तो बुक में से भी बना सकते हो, मैंने इसलिए बनाया है कि जब मैं थ्योरी लिखाऊं तो आप इसमें देख देख के लिख सको थ्योरी को, ठीक है। और हेडिंग डाल दो कंस्ट्रक्शन। देखिए हेयर a rectangular coil is shown, a rectangular coil is shown on which insulated copper wire are bound, insulated copper wire are bound, ठीक है। देख रहे हो इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या हो रहा है, लटका हुआ है इससे। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड ऑन टोराइजन हेड, सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकाना। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड ऑन टोराइजन हेड बाई अ थिन वायर, of copper or phosphor bronze, which is connected by terminal screw T1, which is connected by terminal screw T1। कनेक्टेड हो रहा है ना, देखते जाओ बोर्ड पर भी। एट द एंड ऑफ दिस थिन वायर a light mirror is attached, which rotates with suspended wire. Deflection of this mirror is measured by लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, ठीक है। ये रोटेट करता है और रोटेट करने के साथ हम इसके एंगल को नोट कर लेते हैं मिरर के, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट से हम करते हैं ये मेजर, मिरर स्केल या लैंप स्केल। पहले आप चेंज करके लिखिए। स्क्रू T1 देखो नीचे है, स्क्रू T1 इज कनेक्टेड थ्रू अ स्प्रिंग, T1 and T2 are connected to the outer circuit, this all instrument are situated in between, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं या कॉइल, दिस कॉइल लिख दो, चलो इंस्ट्रूमेंट काटो। दिस ऑल कॉइल इन सिचुएटेड इन बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, कैपिटल एन एस, देख रहे हो ना, कैपिटल एन कॉमा एस, ऑफ हॉर्स शू शेप, इन द सेंटर ऑफ कॉइल, ये कॉइल के बीच में कुछ भरा हुआ है ना, कोर सी ब्लैक डार्क कर रखा है। इन सेंटर ऑफ कॉइल देयर इज अ सिलेंड्रिकल कोर ऑफ अ सॉफ्ट आयरन which does not touch
कॉइल, प्रिंसिपल लिखो, when a current flows in a galvanometer, when a current flows in galvanometer, then force on two longitudinal sides, force on two longitudinal sides act, which are not in one line of action, due to which a torque acts on the coil, which produce rotation in the coil, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ड्यू टू विच, मतलब अगला एक तो टॉर्क हो ही गया डिफ्लेक्शन वाला, एक और है ट्विस्ट की वजह से, ड्यू टू विच अनदर टॉर्क डेवलप्स इन द कॉइल which is also called restoring torque, टॉर्क ट्विस्ट प्रोपोर्शनल होता है फाई के, जो ये घूमेगा ना उस एंगल को, तो टॉर्क ट्विस्ट इजिकल टू हो गया टॉर्क ये सी फाई। इसको हटाने के लिए यहाँ पे सी लगा दिया, एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क, क्या था टॉर्क डिफ्लेक्शन, NIAB साइन अल्फा, यही था NIAB साइन अल्फा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टॉर्क ट्विस्ट टॉर्क डिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, C phi is equal to NIAB साइन अल्फा, C phi is equal to NIAB साइन अल्फा, ये नोट कर लो। देखिए हेयर अल्फा इज इक्वल टू 90, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो देखो C फाई इज इक्वल टू क्या हो गया NIAB। अब यहां से I निकालो, क्या आएगा C अपॉन NAB फाई, यही होगा, लिख लो। यहाँ होगा हेयर C अपॉन NAB आर कॉन्स्टेंट विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल K, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया K फाई, और यहाँ पर जो K है वो क्या हो गया C अपॉन NAB। इसको नोट कर लो एक बार अच्छे तरीके से, इसको नोट करो, इसके बाद जो काम है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।